बिल्कुल, ये सितंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। 1 सितंबर से ही सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर की याचिकाओं पर अपनी सुनवाई शुरू की है। वो सुनवाई लगातार चल रही है। आज 15वें दिन की सुनवाई समाप्त हुई है। अब तक जो बयान आए हैं, मतलब जो तर्क दिए गए हैं, जो दलीलें आई हैं और जो अदालत का रुख है, वो बड़ी साफ और स्पष्ट तौर पर ये आ रहा है कि संविधान संशोधन के दिए गए नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, किसी की मन मर्जी से नहीं। बहरहाल फिलहाल अभी बहस चल रही है, लेकिन इस मामले में जो सवाल उठाया गया था वो जम्मू कश्मीर को लेकर कि आप उन्हें राज्य का दर्जा कब देंगे, और दूसरा सवाल था कि क्या आप किसी भी राज्य को विभक्त कर सकते हैं, क्योंकि राज्य को आप विभक्त नहीं कर सकते, क्योंकि संघ राज्य संबंधों के बारे में है। उसी में ये भी एक काल्पनिक सवाल, एक दलील उठी थी कि क्या आज आपने जम्मू कश्मीर को किया है, कल के दिन आप महाराष्ट्र से नाराज हैं, तो क्या आप बंबई को यूनियन टेरिटरी बना देंगे और महाराष्ट्र को 2 भागों में बांट देंगे? इन सब चीजों पर काफी लंबी चौड़ी बहस चल रही है। आगे क्या होगा ये सभी को पता लगेगा जब फैसला आ जाएगा। तो दूसरी चीज, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हैदराबाद में हो रही है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीज है। और तेलंगाना से भी जो खबरें आ रही हैं, जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं, वहां भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। अब जीतने हारने की बात तो मैं नहीं कह सकता, जो चुनाव के परिणाम बताएंगे वो क्या होगा। अब आते हैं विशेष अधिवेशन पर। ये पहला विशेष अधिवेशन है जिसको ट्वीट करके सोशल मीडिया पर डाला गया, ताकि लोगों को पता लगे कि एक विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है। हालांकि विशेष अधिवेशन बुलाए जाते हैं, लेकिन हैरानी इस बात पर है कि नोटबंदी के दौरान 150 लोग मर गए, आर्थिक अराजकता आ गई, उस पर विशेष अधिवेशन नहीं आया। लॉकडाउन और कोरोना के दौरान लाखों की मौत हो गई, हजारों की मौत हो गई, उस पर विशेष अधिवेशन नहीं आया। चीन ने हमारे 20 जवानों को मार डाला एक झटके के साथ, उस पर अधिवेशन आना तो दूर, ये कहा जाए कि कोई घुसा ही नहीं था। तो मैं अगर इस व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूं अपनी, तो मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक अखबारों को पढ़ता हूं, आप सबको सुनता हूं, तो मेरा एक दृष्टिकोण है, उसको देखते हुए मैं ये समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी इसमें बेहद दबाव में है। वो दबाव में भी है, कंफ्यूज भी है और भ्रमित भी है। आप देख लीजिए, जहां जहां जा रहे हैं, या तो वो जा रहे हैं या अमित शाह जा रहे हैं। बीजेपी की और बड़े नेता नहीं जा रहे हैं। अमरेंद्र जी ने बहुत सही कहा कि ये बीजेपी लड़ कहां रही है, ये तो मोदी शाह लड़ रहे हैं। जीतेंगे तो वे जीतेंगे, हारेंगे तो वे हारेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से उदासीनता के दौर में भी अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि है। हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन जिस तरीके से भगदड़ जगह जगह मच रही है, और आगे वाले समय में इस बात की संभावना है कि चुनाव के 2 महीना, ढाई महीना पहले कोई बड़ा विभाजन हो जाए, या कोई ऐसी चीज खड़ी हो जाए जिससे कि मोदी जी को अंदरूनी विरोध का सामना करना पड़े, तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। अब आते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन पे। 1 नेशन 1 इलेक्शन ये बिल्कुल ही एक बकवास चीज है, ये संभव ही नहीं है। और इसी देश में 1952 से लेकर 1967 तक एक केरल के अपवाद को छोड़कर 1 नेशन 1 इलेक्शन रहा है। आज भी 1 नेशन 1 इलेक्शन रहता, यदि बीच बीच में राज्य सरकारें अपनी अवधि लगातार समय के अनुसार पूरी करती, तो निश्चित रूप से आज वही स्थिति रहती। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन तो 52 से ही है, लेकिन बीच बीच में जब कैजुअलिटी हुई, सरकारें बर्खास्त हुई, सरकारें गिर गई, सरकारें खरीद फरोख्त से गिरा दी गई, और वो नहीं चल पाई, लंगड़ी हो गई, तो ऐसी स्थिति में उनको चुनाव कराने पड़े कि चुनाव होगा। मैं इस पर एक चीज जरूर आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। इस कमेटी को एक संदर्भ दिया गया है कि आप इस बात की भी इस पर अपनी टिप्पणी करें, जांच करें कि क्या राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता है। तो संविधान संशोधन में जो 368 आर्टिकल कहता है, उसमें यह है कि 2/3 बहुमत लोकसभा में, 2/3 से राज्यसभा में पास होने के बाद आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति लेनी जरूरी है। ये एक अनिवार्य है। अब निश्चित रूप से क्या इस पर यह कमेटी ये कह देगी कि नहीं साहब, राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है, लेकिन संविधान के संशोधन के राज्यों की सहमति की जरूरत है। और इस पर जब 2018 में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, ये कहा था कि नहीं ये किया जा सकता है, बशर्ते कि ये संशोधन हो सके।
अब 4 दिन के इस विशेष अधिवेशन में तो कोई संशोधन संभव नहीं है, तो निश्चित उसी दिन इसलिए उछाला गया ताकि गोदी मीडिया या अन्य लोग बौखला और इंडिया की जो बैठक बम्बई में हो रही है वो पीछे नेपथ्य में चली जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी चीज ये है कि विरोधी दल के जितने नेता इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं वो एकजुट हैं, और एकजुट है तो उसका कारण ये है कि जनता के बीच एंटी इनकम्बेंसी और एंटी मोदी सरकार के खिलाफ बहुत जबरदस्त बना हुआ है। 60% है, 70%, 80% है। इस स्टेटिस्टिक्स में जाने के बजाय अगर क्षेत्र में निकलिए, लोगों से बात करिए, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस देखिए, तो साफ साफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी और शाह दोनों कहीं न कहीं कॉर्नर हो गए हैं और वो कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। और जब आदमी कंफ्यूज हो जाता है, खप्तुल हवास हो जाता है, तो उससे गलतियां होती हैं, और ऐसी गलतियां भी और होंगी, और जब गलतियां होंगी तो निश्चित रूप से उनकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो मैं बिल्कुल आपने ये सही अपना ये शीर्षक दिया है कि बीजेपी दबाव में है और उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि दबाव से वो निकले कैसे और कैसे आक्रामक हो, क्योंकि कांग्रेस ने अपना आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है, और कांग्रेस के आक्रामक रुख अख्तियार करने का नतीजा ही बीजेपी दबाव में है। बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं था आक्रामक होगी, और कांग्रेस जिस तरीके से सुस्त चाल से चल रही थी तो उसके समर्थकों को भी लगता था कि आक्रामक नहीं होगी, लेकिन वक्त बदल गया है और तेजी से बदल रहा है। कांग्रेस आक्रामक है और बीजेपी दबाव में है। स्पष्ट है कि आप लंबे समय तक किसी को बहका के नहीं रख सकते। निश्चित रूप से 2014 में जब सरकार आई थी तो उसके बाद जिन मुद्दों पर सरकार चुन के आई थी, मोदी जी जिन मुद्दों पर चुन के आए थे, उनसे लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी। धीरे धीरे वे सारी अपेक्षाएं खत्म होती चली गई, और तो तभी ये साफ साफ लगने लगा था कि मोदी जी का जो एजेंडा है वो कुछ खास पूंजीपतियों के पक्ष की तरफ झुका हुआ है। और आज जब अडानी की बात होती है, चाहे राहुल जी उठाएं, चाहे विदेशी अखबार इस पर खबरें छापें, चाहे किसी और सोर्स से बात आए, और तो मोदी जी चुप्पी साध देते हैं। तो इस बात में तो किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि अडानी मोदी का एक नेक्सस है, एक दुरभिसंधि है। कितनी गहरी है, क्या कारण है, इस पर लंबी बहस हो सकती है। फिलहाल तो ये तब तय है कि दोनों के बीच कोई न कोई संबंध है। अब वो संबंध सियासत का संबंध है, तो उपकृत होने का संबंध है, तो दोनों बेहतर बता पाएंगे। मैं ये समझ रहा हूँ, शॉर्ट में अपनी बात रखता हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी इस समय मुद्दों के संकट से भी जूझ रही है। उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। आप देखिए, जैसे ही उदयनिधि स्टालिन का बयान आया सनातन धर्म के बारे में, अगर आप ढंग से पढ़िए उसको, उनके बयान को, तो उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा है वो ज्योतिबा फुले बहुत पहले कह चुके हैं, पेरियार कह चुके हैं, अंबेडकर कह चुके हैं, ललई सिंह पेरियार एक थे, उन्होंने कहा है, राहुल सांकृत्यायन कई बार कह चुके हैं, किन लोगों ने नहीं कहा है। और अगर भी पेरियार के बयानों को छाप दिया जाए तो निश्चित रूप से इन सबकी भावनाएं आहत होंगी। दिक्कत यह है कि इनको धार्मिक मुद्दों को लपकने के लिए एक बेताबी है। जैसे ही कोई धार्मिक मुद्दा निकलता है ये उस पर झपट पड़ते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, नौकरियां इन्होंने दी नहीं, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, रुपए की कीमत गिर पड़ जा रही है। विदेश नीति का आलम यह है कि जहां जहां आपका डंका बजता था वहां वहां आपका विरोध हो रहा है। G20 में जिस तरीके से हंगामा किया गया, इससे बड़ा आयोजन 7 नवंबर 1983 को गुटनिरपेक्ष देशों का दिल्ली में हुआ था। मुझे इसलिए याद है कि मैं उस अधिवेशन में ड्यूटी पर था, और मेरी ड्यूटी उस समय यासिर अराफात जी के साथ लगी थी 3 दिन के लिए। 3 दिन की ड्यूटी के लिए कम से कम लंबी ट्रेनिंग हुई थी, हम लोग वहां थे, और उस समय दिल्ली में कहीं कहीं कोई बंद नहीं था, सब आराम से चल रहा था। विज्ञान भवन में मुख्य अधिवेशन हुआ था, उसके बगल में ही मीडिया सेंटर था। पहली बार हम लोग की उत्कंठा थी, हम लोग इतना बड़ा अधिवेशन कभी देखे नहीं थे। हम लोग मीडिया सेंटर घूमते थे, शहरों में घूमते थे, हर जगह बाजार खुला था, कनाट प्लेस खुला था। आज की तरह से कि नहीं सब कुछ बंद कर दीजिए, कर्फ्यू लगाकर अगर आप ये दम ठोके कि आपने देश में, आपके शहर में शांति है, ये बेवकूफी है। इसके लिए कुछ न कुछ आपको ऐसा करना होगा कि शहर भी चलता रहे, लोग भी चलते रहे, आप भी सुरक्षित अपना अधिवेशन करा के चले जाए। अब अधिवेशन में 2 देश नहीं आ रहे हैं, 2 देश बहुत महत्वपूर्ण देश हैं, रूस और चीन। प्रशांत जिस पर बता चुके हैं, तो मुझे कहने का कोई ज्यादा मेरे पास नहीं है।
लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी और शाह ये दोनों जिस तरीके से इनके रोज रोज के बयान आ रहे हैं, ये मुद्दों के अभाव में है और इनके समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करें। और जब ये कंफ्यूज हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति जब कंफ्यूज हो जाएगा, उससे गलतियां होंगी। इसको लेकर ये गलतियां बराबर करते जा रहे हैं। बीजेपी दबाव में हो या न हो, लेकिन मोदी शाह बुरी तरह दबाव में है और ये दबाव साफ साफ दिख रहा है। जी जी बिल्कुल, बीजेपी दबाव में हो या ना हो, लेकिन ये सरकार जो है, ये जो पार्टी है, वो मोदी और शाह की पार्टी तक सिमट के रह गई है। इसलिए क्योंकि दूसरे कोई नेता दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं पड़ते, इसलिए